हाँ थोड़ा समझ लीजिए। अरे बात बंद करो। समतल पढ़ने जा रहे हो। समतल का मतलब हुआ कि बहुत सारे रेखाओं का समूह। अगर बहुत सारे रेखा लाइन से खींच दिया जाए, जैसे मान के चलो हम ऐसे लाइन खींच रहे हैं, अगर ये लाइन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा दे तो देखना क्या होगा। मान के चलिए एक लाइन हमने ऐसे खींचा, एक लाइन खींच दी, इसी से सटा करके एक और लाइन खींच दी, फिर इसी से सटाकर एक और लाइन ऐसे खींचते जा रहे हैं। गौर से देखिए, ऐसे बहुत सारे लाइन खींचते चले जाएंगे तो किसका निर्माण हो रहा है? एक समतल का निर्माण हो रहा है। तो एक समतल क्या होता है? बहुत सारे रेखाओं का समूह होता है। और रेखा जो बनी होती है उसका अपना एक समीकरण होता है x, y और z के पद में, ठीक है। तो इस समतल का अपना एक समीकरण होगा किस पद में? x, y और z के पद में। अब डिटरमिनेंट तुम लोग को पढ़ाए थे। डिटरमिनेंट में सबसे लास्ट में इस टाइप का सवाल बनाने के लिए पढ़ा होगा सब। जैसे मान के चलो यहाँ पे y लिखा है माइनस z बराबर 5, ठीक है। मान के चलो 3x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 5 या 50 लिख देते हैं। 7x प्लस 3y माइनस 5z इक्वल टू 60। अब आप देखिए ये 3 गो समीकरण है और इसको डिटरमिनेंट के थ्रू बनाते थे। अब आपको हम बता दें कि हर एक समीकरण अपने आप में एक समतल है। यही समतल का क्या होता है? समीकरण, जिसमें x भी मौजूद रहेगा, y भी मौजूद रहेगा, z। तो 3 चर वाला जो समीकरण होता है, 3 चर वाला रैखिक समीकरण, वही एक समतल का समीकरण कहलाता है। और इसी को पढ़ना है हम लोग को समतल का समीकरण निकालने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं उसके लिए आपको ध्यान समझना है। समतल का समीकरण निकालने के लिए 3 कंडीशन है। समतल का अभिलंब और मूल बिंदु से समतल की दूरी ज्ञात होना चाहिए या ज्ञात है, अर्थात अभिलंब रूप में समतल का समीकरण। एक होना चाहिए यह एक बिंदु से गुजरता है और दी गई दिशा के लंबवत हो। और तीसरा कि उस बिंदु पर 3 असंरेख बिंदु हो, मतलब अलग अलग 3 बिंदु हो समतल पर, तो हम समतल का समीकरण निकाल सकते हैं। अब ये तीनों आपको बिल्कुल नहीं बुझाया होगा जितना बोले हैं, अब बुझाएगा। वही पहला नंबर जो है लिखे हो उसी का ये हेडिंग दे करके, और संभव हो तो ये फिगर बना लेना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये हेडिंग देना है पहला नंबर का स्टार देकर के ही लिखिएगा और ये फिगर बना लेना है, तब आगे बढ़ेंगे। अब जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे करना है और समझना है। तुमको भी समझना है, तेरे को भी समझना है। थोड़ा सा फिगर को पहले हम दिखा दें। इस फिगर में ये जो अक्ष दिखाई दे रहे हैं बाबू लोग, आपको लग रहा होगा कि त्रिभुज बनाया गया है, ऐसा लग रहा है? पर ये त्रिभुज नहीं है, ये एक समतल है। समझ में आया? और ये समतल आपको लग रहा होगा कि इसमें चिपका हुआ है, पर चिपका हुआ नहीं है, ये मूल बिंदु से बहुत दूर है। समझ में आया? अब ये अगर दूर है तो इसमें आपको ये लाइन दिख रहा है, अच्छा ये वाला लाइन दिख रहा है, बस इसी तीनों लाइन को समझना है। इस तीनों लाइन को समझ लिए। और ये जो त्रिभुज देख रहे हो, ये त्रिभुज के जैसा क्या किसी भी आकार का हो सकता है। आगे जो ये आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये समतल हो सकता है, एक समतल है, और ये समतल त्रिभुज, चतुर्भुजाकार, टेढ़ा, कुछ भी हो सकता है। मैंने उदाहरण लिया है इसका, इस त्रिभुज के जगह पर, इस समतल के जगह पर ये उदाहरण लिए, बात बुझाया। और ये मूल बिंदु से दूर है, समझ में आया? यहाँ मूल बिंदु है तो ये मूल बिंदु से क्या है? दूर है। अब मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मूल बिंदु इधर है, मैं अगर इसको ऐसे घुमा दूं तो मूल बिंदु यहाँ आ जाएगा। ये बात बुझाया? अब इसी पर हम तुमको पूरा बढ़िया से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हई जो लाइनिंग है ये इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो लाइनिंग देख रहे हो पीएन इसी पर है, बात बुझाया? चलिए अब आप लोग आइए, एक आदमी इधर आ जाइए और एक आदमी उधर, और बीच में एक आदमी उधर से पकड़े रहिए, ठीक है। और इधर, हाँ, इस तरह से पकड़े रहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आओ, बात में देखिए, इसको यहाँ पे ऐसे काट के रखना है, हाँ ऐसे ही। अब ये मूल बिंदु यहाँ पे है मान लो,
ठीक है, मूल बिंदु यहाँ पे है। तब मूल बिंदु और ये वाला इसको ऐसे पकड़ो लंबवत। हाँ पकड़े रहो। अब ये वाला लाइन दो गोरा बारा सही से धरा। अब बाबू लोग समझिए, यहाँ समझना है, ये ऐसे है, यहाँ जेड अक्ष ऊपर है, ठीक है, जेड अक्ष ऊपर है, ये एक अक्ष इधर है और एक अक्ष उधर हो सकता है, लेकिन आपको मान के चलना है सेंटर यहाँ पे है, ये सेंटर है, ठीक है। सेंटर से इस तरह से ये दूरी पर है, लंब है, बात बुझाया। ये इस पर सोया हुआ है, ठीक है, और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इस बिंदु से मिलता है। ये बात क्लियर हुआ? एकदम ऐसे ही पकड़े रहिए, थोड़ा देर के लिए उधर ये फिगर दिखा रहे हैं हम लोग को, तब समझाएंगे फिर से। देख लिए, अच्छा वैसे ही फिर पकड़ लीजिएगा, ठीक है। अब बाबू लोग ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। ये जो फिगर देख रहे हैं आप लोग, इसको मैं ऐसे पलट के दिखाया हूँ, ठीक है। ये सेंटर इधर है और ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला, ये भी इधर है, और ये जो त्रिभुज देख रहे हो ये प्लेट है, और ये प्लेट हम पीछे ऐसे किए हुए हैं। इस प्लेट पर ON, देखो ये प्लेट है और प्लेट पर एक ON लंब है जिसकी लंबाई क्या है? D है। जो लंब है उसकी लंबाई D है, ON, और ये एक रेखा है और इस पर एक बिंदु है XYZ जिसको हम स्वतंत्र बिंदु या स्वेच्छ बिंदु कहते हैं। समझ में आया? अब आपसे जो जो पूछेंगे वही बात आपको बताना है उसमें जो हम अभी दिखाए हैं, ठीक है। देखिए ये PXYZ हो गया, इसको हम वेक्टर R बोल रहे हैं, और ये ON है, इसकी लंबाई क्या है? D है। NP एक सदिश राशि हो गया, NP। समझ में आया? चलिए अब आइए, मेरे लाल एक लंब था, लंब था, देखो ये बताओ, ये लंब है ना? हाँ। अगर ये लंब था मूल बिंदु से, तो ये वाला कौन सा पॉइंट है? फिगर में भी देखा है, ये N है और इसकी लंबाई क्या है? D है। बुझाया? भाई जो कॉपी या किताब जो भी है, ये एक समतल है, भाई N है माने दूरी, ये लंब है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है? ये O है, ये B है, इसका निर्देशांक क्या है? चलो ये वाला पॉइंट N है, ये O है, बीच का दूरी D है, अच्छा ये वाला P है, इसका निर्देशांक XY है। ये बात बुझाया? अब यहाँ से यहाँ तक कौन सा सदिश राशि है? ये N था, ये क्या था? P था। वेक्टर NP एक सदिश राशि हुआ। वेक्टर NP इस समतल पर है कि अलग है? यस, वेक्टर NP कहाँ पर है? समतल पर है। बात बुझाया? अब ध्यान दीजिए, वेक्टर NP, ये वाला वेक्टर NP और ये वाला एक सदिश आपको नजर आ रहा होगा ON, नजर आ रहा है? वेक्टर ON और वेक्टर NP, ये दोनों सदिश एक दूसरे पर लंब है कि नहीं है? है। और बीच का कोण कितना है? 90 तो बताइए ON में NP से डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, डॉट प्रोडक्ट, तो आंसर क्या है? 0, क्योंकि बीच का कोण क्या है? 90। वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर 0 होता है कब? जब दो सदिश एक दूसरे पर क्या हो? लंब हो। बोलो क्लियर हो गया? अब ध्यान दो, अगर तुम्हें NP चाहिए तो P से N घटाएंगे कि N से P? जब हमको NP चाहिए तो उल्टा घटाते हैं, P से N। समझ में आया? ये बात पूरा क्लियर हुआ कि नहीं? फिगर को समझना जरूरी है। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत? इसमें डॉट कराना है, ये सदिश निकालने के लिए क्या करना है? P से N घटाना है। क्लियर हो गया? चलिए, थैंक यू सो मच। जाइए, बस इतना ही का जरूरत। अब यहाँ पर अब देखो, यहाँ फिगर में देखो, इस N का निर्देशांक हमको नहीं पता, लेकिन P का निर्देशांक पता है और ये वेक्टर R है। क्लियर हुआ? हम ON में डॉट प्रोडक्ट किससे कराने वाले हैं? देखो ON है ना, ON
एन पी डॉट प्रोडक्ट क्या है इसका? जीरो। ये जीरो क्यों है यही समझना जरूरी था। तो मेरे को लगता है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि ये जीरो क्यों है। मैं इस चीज को अगर यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिगर तो आप लोग बना ही लिए हैं, वेक्टर अच्छा लिखा है, हंसले घर बसे। वेक्टर एन पी टाइम्स वेक्टर ये एक प्रकार का समतल है और इस समतल में पॉइंट एन और पॉइंट पी समतल पे मौजूद है। ओ एन जो है समतल पर लंब है और पी बिंदु जो है वो स्वेच्छ बिंदु है और वेक्टर आर जो है ओ से लेके पी तक जो सदिश बन रहा है वही वेक्टर आर है। मतलब आप देखें तो वेक्टर ओपी किसके बराबर है? वो वेक्टर आर के बराबर है। और वेक्टर आर किसके बराबर होगा? पॉइंट क्या है? एक्स वाई जेड। तो हम इसे बोल सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप। अच्छा, वेक्टर ओ एन तो असल में यहाँ पर देखा जाए तो वेक्टर तो ओ एन दिया नहीं, सीधे सीधे ओ एन का नाम लंबाई दे दिया है। ओ एन बराबर कितना? पूरा ओ एन का लंबाई कितना है? डी। क्या इस पर वेक्टर लगा हुआ है? नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी पर वेक्टर नहीं लगा होता है तो बस उसमें आप एक मात्रक सदिश लगा दीजिए। अगर आप आई कैप लगा दीजिएगा तो वेक्टर ओ एन बन जाएगा, जे कैप लगा दो तो फिर वेक्टर ओ एन बन जाएगा। पर आई जे के लगाने का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट दिशा को बताना है। अगर आप इसमें आई कैप लगा देते हैं तो इसका मतलब हो गया कि एक अक्ष के दिशा में। आप ही बताइए ओ एन क्या एक अक्ष के दिशा में है? नहीं, ना ही ये एक अक्ष के दिशा में है ओ एन और ना ही वाई और ना ही जेड। तो अब किसी भी दिशा में नहीं है तो अब क्या करें? तो एक ही उपाय है, आप आई जे के हटाइए और उसके जगह पर कुछ नया मान लीजिए। तो हम एन कैप मान लेते हैं। एन कैप क्यों मान रहे हैं एन कैप? समझिएगा, एन को पूरा नाम है नॉर्मल और नॉर्मल का हिंदी होता है दो, एक अभिलंब और दूसरा होता है साधारण। ठीक है, तो मैथ में हम लोग नॉर्मल का मतलब क्या समझते हैं? अभिलंब, यानी जो कै डिग्री का कोण बना है? 90 डिग्री का। तो ओ एन जो है वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है किस चीज पर? ये समतल पे। ये जो आपको त्रिभुज के जैसा दिख रहा है ये समतल ओ एन 90 डिग्री का कोण बना रहा है। क्लियर हुआ? तो हम इसलिए इसके अनुदिश एक मात्रक सदिश क्या माने हुए हैं? एन कैप। तो फाइनली ओ एन को आप वेक्टर ओ एन लिख दो, यानी कि इसको आप वेक्टर ओ एन लिख रहे हैं तो डी के साथ आपको क्या लगाना होगा? एन कैप। बोलो समझ में आया? एन कैप क्या है? तो एक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश है वो किस दिशा में है? तो ओ एन की दिशा में है। समझ में आया? अच्छा, एक और बात बता दें, अगर आप चाहें तो इस पूरे को वेक्टर एन मान सकते हैं। इस डी एन कैप को टोटल आप क्या मान सकते हैं? वेक्टर एन। तो उससे कोई बहस नहीं है, आपको याद रखना है ये कि डी एन कैप ऐसा हो सकता है। अब सभी बच्चे बताएं, पी एन माने एन पी और ओ एन, एन पी और ओ एन दोनों एक दूसरे के ऊपर लंब है कि नहीं है? है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि वेक्टर ओपी नहीं, वेक्टर ओ एन लंब है एनपी पर, वेक्टर एनपी पर। अगर लंब है तो इनके बीच का कोण 90 डिग्री होगा। तो उस कंडीशन में थीटा इक्वल टू 90। डॉट प्रोडक्ट यानी वेक्टर ओ एन डॉट प्रोडक्ट वेक्टर एन पी इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? क्यों होगा भाई? cos 90 ए भी cos थीटा होता है ना, cos 90 का वैल्यू 0। चलो, ओ एन किसके बराबर है? वेक्टर ओ एन किसके बराबर है? डी एन डॉट प्रोडक्ट वेक्टर एन पी पर आते हैं। अगर आपको एन पी चाहिए तो पी से एन घटाना होगा।
P से N तब घटेगा जब आप वेक्टर R से क्या घटाइएगा, D, मतलब D नहीं, सदिश से सदिश से ना घटेगा, तो D के जगह पे क्या मौजूद है, DN कैप, मतलब OP में से क्या घटाना होगा, ON, वेक्टर OP से घटाना होगा वेक्टर ON। बोलो क्लियर हुआ। NP चाहिए आपको, NP चाहिए तो P से N घटाना होगा, P से N घटाने का मतलब OP से क्या घटाना होगा, ON। अब बताइए वेक्टर OP किसके बराबर है, यस, बराबर में 0 है, तो DN कैप वेक्टर OP के जगह पर R माइनस वेक्टर ON के जगह पे DN कैप बराबर में 0। चलिए इससे इसमें डॉट कराइए तो हो जाएगा वेक्टर R डॉट प्रोडक्ट DN कैप माइनस D में D से गुना होगा, N कैप से N कैप में डॉट होगा बराबर में 0। तो सभी बच्चे बताएं I कैप और डॉट I कैप बराबर क्या होता है, 1 होता है, और J कैप में J कैप से डॉट हो तो उसी तरह से N कैप में N कैप से डॉट होगा तो 1 हो जाएगा। तो वेक्टर R डॉट DN कैप माइनस D स्क्वायर बराबर में 0, क्योंकि ये कितना हो गया, 1 हो गया ना, यहाँ 1 लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, 1 इक्वल टू 0। अब ये इधर लेके आ जाओ तो वेक्टर R डॉट प्रोडक्ट DN कैप बराबर D स्क्वायर, बताइए इस D से इसका पावर कट जाएगा तो वेक्टर R डॉट प्रोडक्ट N कैप बराबर क्या है, D आया। अब सभी बच्चों को इस चीज को समझना है, जो हुआ इससे अब मतलब नहीं है, मतलब इस चीज से, इस फॉर्मूला को जो बढ़िया से समझ गया तो वो समतल के समीकरण बड़े आराम से निकालेगा। ठीक है, ध्यान देना, इस फॉर्मूला में सिर्फ 2 ही चीज है, 3 गो चीज नहीं है, 2 गो। जिसे तुम वेक्टर R समझ रहे हो ये सब में होगा, हर एक समतल में होगा, और वेक्टर R जहां भी रहे उसका सीधा मतलब होगा क्या, एक साई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जे। ये हमेशा याद रखना है, इसमें सोचना ही नहीं है। जहां वेक्टर R मिला ये वाला वैल्यू होगा, ठीक। और ये वैल्यू तभी रखना जब तुम्हें अदिश रूप या कार्तीय रूप निकालना हो, सदिश में नहीं। अगर सवाल सदिश में पूछ रहा है तो वेक्टर R हमेशा वेक्टर R ही लिखाएगा, उसका मान नहीं लिखाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वेक्टर R का मान तब लिखना है जब आपको अदिश समीकरण निकालना हो, मतलब कार्तीय समीकरण निकालना हो। जब सदिश निकालना होगा तो वेक्टर R का मान नहीं रखना है। समझ में आया? ये यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। इन दोनों को बढ़िया से समझ लेना। कभी कभी इस सवाल में आप जब बनाइएगा तो वेक्टर R डॉट वेक्टर N बराबर D लिखा रहेगा, तो इन दोनों में फर्क को समझो। इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में फर्क यह है कि अगर यहाँ N कैप रहा, मतलब वेक्टर R के बगल में कोई मात्रक सदिश हुआ, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं 2 समीकरण लिख रहा हूँ, वेक्टर R डॉट प्रोडक्ट 1/√3 I कैप माइनस 1/√3 J कैप प्लस 1/√3 K कैप बराबर में 5। वेक्टर R बराबर डॉट 2/3 I कैप, या फिर ऐसे लिख दे 2I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप बराबर में 5, या मान के चलो 6। ठीक, दोनों समतल का समीकरण है। ऐसा नहीं है कि दोनों समतल नहीं है, दोनों समतल है, कारण फॉर्मूला पे बैठ रहा है। वेक्टर R तो वेक्टर R दोनों में है, डॉट प्रोडक्ट, और उसके बाद N कैप नहीं तो वेक्टर N। अब आप देखिए कैसे पहचानो कि कौन N कैप है और कौन वेक्टर N है, कैसे पहचानेंगे? तो तरीका सिंपल है,
आप इसका मान निकालिए। इसका मान मतलब इसका वेक्टर हटाइए। कैसे वेक्टर हटाते हैं, मतलब कैप हटाइए। तो 1/√3 का स्क्वायर, फिर प्लस 1/√3 का स्क्वायर, फिर प्लस 1/√3 का स्क्वायर, रूट करिए, कितना आएगा? 1 आएगा। इसमें बताइए कितना आएगा? 2 का स्क्वायर कीजिए 4, 1 5 और 1 6, रूट 6 आया। तो सभी बाबू लोग ध्यान दें, यहाँ पे 1 आ रहा है, और हम जानते हैं कि 1 तभी आता है जब सदिश मात्रक सदिश या इकाई सदिश हो। तो कौन है एन कैप? ये वाला। तो सवाल देखते ही पहचान जाओगे कि नहीं कि कौन एन कैप है और कौन वेक्टर एन है। कैसे पहचानोगे? बस अलग से एक मान निकाल लेना। अगर 1 आ गया तो ये एन कैप होगा, और अगर 1 नहीं आया तो वेक्टर एन होगा। समझ में आया? एक और चीज, तुम चाहते हो कि इसे हम एन कैप में बदल दें। ये वेक्टर एन है, लेकिन तुम चाहते हो कि इसे हम एन कैप में बदल दें। तो सिंपल तरीका, कितना आया है? √6। सबके नीचे √6 लिख देना है। जैसे यहाँ भी √6, यहाँ भी √6, यहाँ भी √6 और यहाँ भी √6। ऐसा करने से क्या होगा कि लघुत्तम ले करके फिर काट सकते हो। समझ में आया? अब ठीक से देखो, इसका स्क्वायर करके 1 आ जाएगा। इसमें भी देखो, 2/√6 का स्क्वायर करो, 4/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, रूट करो 6/6। बोलो 1 आया कि नहीं आया? क्या हम ऐसे सदिश को एकांक सदिश मात्रक सदिश एन कैप में बदल सकते हैं कि नहीं? बदल सकते हैं। फिर तुम लोग सोच रहे होंगे कि इससे फायदा क्या, जब ये भी समतल है ये भी समतल है तो दोनों आंसर हो जाएगा। क्या जरूरत है करने का? तो जरूरत तब पड़ेगा जब क्वेश्चन में थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट, क्वेश्चन में कुछ पूछ दे ऐसा चीज जो केवल इसी से निकल सकता है, मात्रक सदिश से निकल सकता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा तो समझना जरा बढ़िया से देखना। ON बराबर कितना है? D। फिगर में ON को देखो। ON जो है वो समतल पर लंब है, समतल पर लंब है। और असल में किसी चीज से किसी चीज की दूरी वास्तव में लंब होती है। तो सवाल वे यही पूछेगा कि मूल बिंदु से समतल की दूरी कितनी है। ठीक है, मूल बिंदु से समतल की दूरी ज्ञात करें, सवाल में यही पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। यहीं पे आप फेल खा जाइएगा। यहीं पे ध्यान देना है कि समतल में मूल बिंदु से दूरी इन दोनों फॉर्मूला में से हाई फॉर्मूला देगा, क्योंकि ये जितना भी हम निकाले हैं उसमें ये वाला D क्या था? समतल से मूल बिंदु के बीच का दूरी था। और आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ भी तो आप D लिखे हैं, पर क्या ये है दूरी? नहीं, ये समतल से मूल बिंदु के बीच की दूरी तब कहलाएगा जब यहाँ n कैप हो कि वेक्टर n कैप। तो आपको याद रखना है कि हमको दो को इंफॉर्मेशन देता है। एक खुद समतल का समीकरण, दूसरा इंफॉर्मेशन मूल बिंदु से समतल के बीच की दूरी। आपसे पूछा जाए कि इस समतल की मूल बिंदु से दूरी कितनी है, तो सबसे पहले इसे n कैप में बदलना होगा। और n कैप में बदलने के लिए हम √6 से दोनों तरफ भाग दिए, तो यहाँ भी तो √6 आया। अब √6 आया तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? √6 बटा √6 कट जाएगा, तो दूरी कितना हुआ? ये √6 आंसर हो गया। इसमें पूछ दिया कि समतल से मूल बिंदु की दूरी कितनी होगी, तो आंसर सिर्फ क्या होगा? 5। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है? हाँ, ये खुद n कैप में है। बोलो बुझाया? इस समतल में यही कॉन्सेप्ट था, आपको बढ़िया से याद रखना है। हाँ, याद रहे कि वेक्टर n और n कैप में दोनों अभिलंब हैं। वेक्टर n भी अभिलंब है और n कैप भी क्या है? अभिलंब है। फर्क बस इतना है कि ये दोनों D में फर्क है। ये D मूल बिंदु से समतल की दूरी है और ये D मूल बिंदु और समतल के बीच की दूरी नहीं है। ये करने के लिए क्या करना पड़ता है?
इसे एन कैप में बदलना पड़ता है, समझ में आया? और एन कैप में बदलते कैसे हैं समझ में आ गया? तो अब सभी बच्चों को ये समीकरण समझ में आ गया। अच्छा, इसी का कार्तीय रूप लिखना हो तो कार्तीय रूप लिखने के लिए आपको ध्यान देना है। समतल का सदिश समीकरण बताओ क्या है? वेक्टर r डॉट प्रोडक्ट वेक्टर n बराबर d। बताओ ये कौन सा d है? समतल से मूल बिंदु के बीच की दूरी है या फिर दूरी नहीं है? नहीं है। तो समतल का सदिश समीकरण ये अगर हो, ठीक है, तो इसका कार्तीय समीकरण क्या होगा? तो वेक्टर r का मान आपको याद रखना है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस j k। ये बार बार हम नहीं लिखेंगे, आपको एक बार लिख के दिखा दे रहे हैं। वेक्टर n, इसका अपना कोई दिक् अनुपात होगा ना, कोई तो दिक् अनुपात होगा। अगर इसका दिक् अनुपात होगा तो वो a हो सकता है a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, और बराबर में क्या है d। गुना कराइएगा, i खत्म तो क्या हो जाएगा ax प्लस dy प्लस cj और बराबर में d। ये समतल का समीकरण हो गया। कौन सा समीकरण? कार्तीय या अदिश बोल सकते हो। अच्छा, अगर हम इसे सोचो n कैप में बदलते, यदि वेक्टर r डॉट प्रोडक्ट n कैप बराबर d होता तो सभी बच्चे बताइए n कैप में कब कन्वर्ट होता? जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के रूट ओवर से भाग होता, जिसका वैल्यू का हम h बोलते हैं। तो सोचो यहाँ पे a बाई एच, b बाई एच, c बाई एच और यहाँ d बाई एच आता, मतलब सीधे सीधे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a बाई एच का मतलब l होगा, b बाई एच का मतलब m होगा और c बाई एच का मतलब n होगा। समझ में आया? तो इसलिए हम यहाँ पे समीकरण में lx लिखते, my लिखते, nz लिखते और बराबर में d बाई एच होता, जिससे बदल के कोई नया कांस्टेंट आता, उस नए कांस्टेंट को हम क्या मान ले रहे हैं? कैपिटल डी मान ले रहे हैं। तो ये भी समीकरण हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दोनों में फर्क क्या होगा? दोनों में फर्क ये होगा कि lx my nz कब होगा? जब ये d मूल बिंदु से लेके समतल के बीच का दूरी हो, क्योंकि देखो यहाँ क्या लगा है n कैप और यहाँ वेक्टर n लगा है, इसलिए केवल यहाँ पे क्या है d। फॉर्मूला या लिखावट से मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इससे है कि ये मात्रक है कि नहीं है, बस यही ध्यान में रखना है। अब इस पर हम लोग सवाल बनाना चाहें तो देखो सवाल कैसे बनाएंगे। अब तुम लोग को सवाल खूब बढ़िया से बनाने आ जाएगा। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, मेन इसमें कॉन्सेप्ट ही समझना है, तो सवाल बिल्कुल भी भारी नहीं है। देखिए सवाल एकदम ध्यान से देखिए। उस समतल का सदिश समीकरण, हमको कौन सा समीकरण चाहिए? सदिश जो मूल बिंदु से 6/√29 की दूरी पर है। ये बताओ ये किसका मान है? ये d का मान है कि नहीं है? इसमें कौन फॉर्मूला यूज होगा? n कैप वाला या वेक्टर n वाला? n कैप वाला। और ये कह रहा है इसका अभिलंब सदिश। अभिलंब जैसे ही बोल दिया तो समझ लेना n का वैल्यू है। पर ये n तो दो किस्म का होता है, एक n कैप होता है और एक वेक्टर n होता है। ये कौन सा है भाई? कैसे पता चला कि ये n कैप है? ये कैसे पता चला कि n दो किस्म का, एक n कैप और एक वेक्टर है? इन दोनों में से कौन सा है? n कैप है ये,
वाह बहादुर, कैसे पता किया? इधर नंबर से पता चल जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। कभी भी रूट करोगे तो एक आएगा, तो ये किसका वैल्यू हुआ? वेक्टर एन का। हाँ, भाई डी का वैल्यू है जरूर, क्योंकि कह दे रहा है कि मूल बिंदु से दूरी दिया हुआ है। समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 6/√29 की दूरी पर है। समतल जो है मूल बिंदु से कितना दूरी पर है? ये तो सही है, एकदम परफेक्ट है। तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर में आपको इतना जरूर मालूम है कि वेक्टर r डॉट प्रोडक्ट n कैप बराबर d, ये भी फॉर्मूला होता है, और वेक्टर r डॉट प्रोडक्ट वेक्टर n बराबर d, ये भी फॉर्मूला होता है। पर इस फॉर्मूले की खासियत ये है कि यहाँ n कैप चाहिए और मूल बिंदु से दूरी चाहिए। समझ में आया? यहाँ वेक्टर n चाहिए और ये d कुछ भी रहे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? अब बताओ, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो क्या हम मान रख सकते हैं इसमें? d का मान मतलब कितना? 6/√29 रख सकते हैं। क्या ये रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे किस चीज का मान दे दिया? अच्छा, अगर इस फॉर्मूला को यूज करते हैं तब वेक्टर n तो रख लेंगे, लेकिन d का वैल्यू रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। अब तुम लोग डिसाइड करके बताओ कौन फॉर्मूला यूज करें। ये वाला क्यों यूज करें? क्योंकि हम वेक्टर n से क्या निकाल सकते हैं? अब समझ में आया कौन फॉर्मूला यूज करना है? तो सभी बहादुर लोग बताइए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वेक्टर n कितना? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब n कैप निकालने के लिए कैसे निकालते हैं? स्क्वायर करके। तो स्क्वायर करके नहीं, मतलब वेक्टर n में भाग दे देंगे कितना से? n से भाग दे देंगे। ठीक है, तो वेक्टर n कितना है? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और n से भाग देना है। तो n मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही ना होगा? चलो, कितना हो जाएगा? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप बटा में 4 प्लस 9 √29 लिख दें। 16 9 25 4 29, ये ना हो जाएगा। अब बताइए, n कैप का वैल्यू हो गया, n कैप का हो गया। अलग अलग भी लिख सकते हो, n कैप तो हमको मिल गया। अब हम निकाल सकते हैं समतल का कौन सा समीकरण? समतल का सदिश समीकरण। देखिए तो यही ना पूछ रहा है। हमारे पास दो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे? n कैप बराबर में a। अब वेक्टर r को वेक्टर r रहने देते हैं कब? जब सदिश समीकरण निकालते हैं। डॉट n कैप का मतलब है वाला वैल्यू 2i कैप, इसके नीचे बोलो √29 लिख सकते हैं, माइनस 3/√29 j कैप प्लस 4 में √29 ठीक है। अब बराबर d का मान कितना दिया है? 6/√29। ये आंसर हो गया। बोलो समीप, समझ में आ गया? अच्छा, अगर कट रहा हो तो जरूर काट देना। जैसे गौर से देखो, क्या नीचे √29 कट रहा है? सब √29 कट जाएगा। तब वेक्टर r डॉट प्रोडक्ट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप बराबर में 6। बोलो बुझाया? मन ही मन काट देना है, जरूरी नहीं है कि एकदम इसमें काट के दिखा दो। ये पूरा अंदर ही अंदर ये सब क्या हो गया? कट गया, तो ये आंसर हो गया। बोलो इसमें किसी को दिक्कत? अच्छा, अब थोड़ा सा आप हिंट्स देखिएगा क्वेश्चन का। ये देखिए। अच्छा, एक और बात बताओ हमको, ये जो सवाल अभी तुम लोग को हम पढ़ाए, इस सवाल में सदिश और कार्तीय दोनों समीकरण पूछता तो कैसे बनाते? मान के चलो इसके बाद कार्तीय समीकरण निकालना है। बहुत ही सिंपल, ध्यान से देखना। अगर तुमको इसका कार्तीय समीकरण निकालना हो तो वेक्टर r हटा देना, ठीक है। जहाँ i है वहाँ x लिख देना है, जहाँ j है वहाँ पे क्या लिख देना है? y, और यहाँ पर k की जगह पर z। तो आंसर होगा 2x माइनस 3y प्लस 4j बराबर 6 आंसर। बोलो लिखने आ जाएगा। कार्तीय निकालना हो तो जब जब कार्तीय निकालने का बात आएगा i j के हटा कर क्या लिख देना है? x y z, वही आंसर हो गया।
चलो अब देखो यहाँ पर उदाहरण 14, इसको देख करके हमको बताओ, ये लिखा हुआ है जो वो कह रहा है कि पर मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश के दिक् कोसाइन ज्ञात करें। अच्छा, तो दिक् कोसाइन निकालना है, तो दिक् कोसाइन आप जानते हैं एलिमेंट को कहा जाता है ना, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अभिलंब किसको कहा जाता है। अभिलंब किसको कहते हैं? जो वेक्टर आर के बगल में रहता है। मान के चलो तुम प्लस एक कोई लेकर के आ गए माइनस, और दोनों तरफ माइनस कॉमन ले लिए तो इधर एक प्लस हो जाएगा। तो बताओ जो वेक्टर आर के बगल में होगा इसका चिन्ह क्या होगा? -6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। बोलो ये वेक्टर एन की एन कैप? वेक्टर एन कहलाएगा, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो एक आएगा क्या? नहीं। वेक्टर एन को हम लोग अभिलंब बोलते हैं। बोलो अभिलंब का क्या पूछ रहा है? अच्छा, अभिलंब में भी कौन सा? तब वेक्टर एन को फिर किस चीज में बदलना होगा? एन कैप में। और एन कैप में जब बदल दोगे तो एन कैप में बदल दोगे तो खुदे दिक् कोसाइन हो गया। एन कैप में बदलते कैसे हैं? भागे दे करना। तो बोलो एगो a बाई एच आएगा, एगो b बाई एच, एगो c बाई एच। बोलो उसी को दिक् कोसाइन कहते हैं, तो वो दिक् कोसाइन हो जाएगा। खैर इस टाइप का सवाल हम लोग आगे देखेंगे, इसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा। हम आपको इसमें जो बताना चाहते हैं वो देखिए। अभी जो सवाल आया था, अभी जो आपको बताए हैं, ये समतल है। कौन सा समीकरण है? काट दिए। अगर बोले कि सदिश समीकरण बताओ क्या होगा, तो क्या आंसर बोलोगे? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब बगल में वेक्टर आ रहेगा, अब बराबर में 6। कितना आसान है बदलना। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए क्या जरूरी है? वेक्टर r के बगल में जो वेक्टर n आया किस चीज में रहना चाहिए? n कैप। तो इसी को n कैप में बदल दो, बोलो अपने आप d का मान निकल जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को हम लोग बना सकते हैं। तो आप लोग को इसमें जो जो सवाल प्रश्नावली में बनाने आए बनाइएगा, उदाहरण वाला भी बनाइएगा, ठीक है। जो फिगर बनाए थे उसके पिछले वाले क्लास में, उसी में ये नोट करना है।